welcome to my YouTube channel Sidvilla 2.0. Today the topic is about property rights for women. So before starting the session, if you are new on my YouTube channel, please like, share and subscribe my YouTube channel and hit the bell icon to get the notification of my upcoming videos related to GK and current affair. तो आज का जो हमारा विषय है वो है संपत्ति का अधिकार महिलाओं के लिए। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको हम विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ये कानून है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है, इस कानून में उन्होंने ये कहा था कि पिता की संपत्ति पर केवल बेटियों का ही अधिकार होगा, यानी कि जो पिता की संपत्ति होगी उस पर उनके उत्तराधिकारी यानी कि बेटों का ही अधिकार होगा, बेटियों का अधिकार उस प्रॉपर्टी पर बिल्कुल नहीं होगा। ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में कहा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न है कि अगर किसी पिता को सिर्फ बेटियां ही हैं, बेटे नहीं हैं, तो क्या वो फिर संपत्ति बेटियों को भी दी जाएगी? तो जी नहीं, वो संपत्ति फिर भी बेटियों को नहीं दी जाएगी। फिर वो संपत्ति उस पिता के भाइयों यानी कि जो उसके भाई होंगे या उनके चचेरे भाई होंगे उनको या उनके बेटों में वो प्रॉपर्टी बांट दी जाएगी, लेकिन महिलाओं को उस प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं होगा। ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में कहा गया था। ठीक है, अब इस एक्ट में बदलाव किया गया बाद में, क्योंकि ये जो एक्ट है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, यानी कि हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनका उल्लंघन करता है। राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे सिर्फ बेटों को ही अधिकार दिया जा रहा है, बेटियों को नहीं दिया जा रहा है, तो इक्वालिटी का तो उल्लंघन हो रहा है और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स को देखते हुए, इनका उल्लंघन को देखते हुए फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अमेंडमेंट की थी। ठीक है, क्योंकि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, इसलिए उस चीज को देखते क्योंकि इसका उल्लंघन हो रहा था, इसलिए इस फिर एक्ट को इसमें कुछ अमेंडमेंट की गई। इसमें 9 सितंबर 2005 में इस एक्ट में अमेंडमेंट की गई। ठीक है, फिर इस अमेंडमेंट में क्या कहा गया कि अब 5 सितंबर 2005 के बाद अगर किसी भी पिता की मृत्यु हो जाती है और वो अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत कराना भूल गए हैं या उन्होंने करवाई नहीं और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर उस संदर्भ में जो उनकी प्रॉपर्टी होगी उन पर बेटियों का उतना ही अधिकार होगा जितना बेटों का अधिकार होगा, यानी कि अब बराबरी का अधिकार होगा। बेटे और बेटियों दोनों को ही पिता की संपत्ति पर पूर्ण अधिकार होगा। ठीक है, ये अमेंडमेंट 9 सितंबर 2005 को की गई थी। ठीक है, बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें और अमेंडमेंट की गई, यानी कि अमेंडमेंट में इसमें कुछ और बदलाव किया गया। वो बदलाव 2020 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फिर बताया कि अब 2005 ही क्यों, ये उन्होंने पहले वाली अमेंडमेंट को कैंसिल किया 2005 में। अब 1956 तक, यानी कि अब से 1956 तक किसी भी पिता की मृत्यु हुई है, यानी कि 1956 तक किसी भी पिता की मृत्यु हुई है या होती है। ठीक है, 1956 के बाद किसी पिता की मृत्यु हुई है या होती है, अब अगर होती है तो उस पर बेटियों का उतना ही अधिकार होगा उनकी संपत्ति पर। पिता की संपत्ति पर बेटियों का फिर उतना ही अधिकार होगा जितना कि बेटों का अधिकार होगा। ठीक है, ये 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। फिर बाद में उन्होंने एक और चीज कही, फिर उन्होंने कहा कि अब हाल ही में 2021 में, आई थिंक 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा, एक और उन्होंने इसमें बदलाव करते हुए निर्णय लिया कि अब 1956 ही क्यों, अब आजादी के बाद से ही, यानी कि 1947 से ही
यानी कि आजादी के बाद से ही अगर किसी पिता की मृत्यु हुई है या अब होती है तो उनकी संपत्ति पर बेटियों का उतना ही अधिकार होगा जितना कि बेटों का होगा। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो ये चेंजिंग किए गए हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में। पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में ये कहा था कि सिर्फ बेटों का ही अधिकार होगा। फिर कहा गया कि 2005 के बाद बेटियों को भी अधिकार मिलेगा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि 2005 ही क्यों, 1956 तक ले लेते हैं। 56 के बाद किसी पिता की मृत्यु हुई है तो उनकी प्रॉपर्टी पर बेटियों को भी अधिकार होगा, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने ये कहा कि 1956 से क्यों, आजादी के बाद से किसी पिता की मृत्यु हुई है या अगर होती है तो उनकी संपत्ति पर बेटियों का पूर्ण अधिकार होगा। लेकिन अब प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि मान लो अगर किसी बेटी की शादी हो जाती है और फिर उसकी ससुराल में मृत्यु हो जाती है तो पिता द्वारा उसको तो संपत्ति दी गई है, उसको अधिकार मिला होगा। फिर वो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? क्या उसके हस्बैंड को मिलेगी या उसके बेटों को मिलेगी? फिर ये प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? क्योंकि महिला की मृत्यु हो गई है, प्रॉपर्टी उसके पास है, फिर वो प्रॉपर्टी मिलेगी किसको? हस्बैंड या चाइल्ड को? तो वो प्रॉपर्टी ना हस्बैंड को मिलेगी ना चाइल्ड को मिलेगी। वो प्रॉपर्टी सिर्फ बेटी को दी गई थी और अब बेटी की तो मृत्यु हो गई है। फिर वो प्रॉपर्टी यू टर्न होके दोबारा किसके पास जाएगी? फादर के पास जाएगी। फादर के पास फिर से वो प्रॉपर्टी चला जाएगी, फिर फादर का अधिकार हो जाएगा उस प्रॉपर्टी पे। अगर फादर की भी मृत्यु हो गई है फिर वो प्रॉपर्टी चला जाएगी भाइयों के पास, उस महिला की भाइयों के पास, ठीक है, ब्रदर्स के पास। या सिस्टर्स होंगे तो सिस्टर्स के पास, वो प्रॉपर्टी इनके पास चला जाएगी। लेकिन ससुराल वालों को उस प्रॉपर्टी पर कोई भी अधिकार नहीं होगा। ये था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में किए गए बदलाव, ठीक है। तो अब जो ये प्रॉपर्टी राइट्स जो पढ़ रहे हैं फॉर वुमेन्स, कोई भी प्रॉपर्टी राइट्स होता है। तो बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो भी हैं, साम वगैरह जो भी स्टेट्स हैं, तो इनमें एक ग्रंथ है जिसको हम बोलते हैं दयाबाग और मिताक्षर। ये दो ग्रंथ हैं, इन दो ग्रंथों को पढ़कर ही प्रॉपर्टी राइट्स के निर्णय लिए जाते हैं। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, प्रॉपर्टी राइट्स फॉर वुमेन। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले किसी और इम्पोर्टेंट सेशन पे। तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, जय हिंद, बाय।